का नियम। स्टूडेंट देखें समझें, अगला जो हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट वो है किरचॉफ का नियम। इंग्लिश में बेटा इसी को लिखा जाता है किरचॉफ्स लॉ। तो स्टूडेंट देखें किरचॉफ्स लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम लोगों को बेटा जानना है कि किरचॉफ्स लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है। आप देखें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स या जटिल सर्किट होते हैं हमारे घरों के आसपास जिसमें ओम का नियम नहीं लगाया जा सकता। ओम का नियम आप जानते हो कि किसी भी प्रतिरोध में वैद्युत धारा यदि I बह रहा है तो जो वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत धारा का गुणनफल होता है उनके बीच विभवांतर के बराबर होता है। देखें ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए स्टूडेंट, इसमें धारा I बह रहा है, प्रतिरोध R है, तो जो I इंटू R का मान होता है क्या इनके बीच विभवांतर के बराबर होता है। यही तो ओम्स का नियम था, ओम का नियम था। लेकिन अपने घरों के आसपास जो बिजली के पोल होते हैं स्टूडेंट, उसमें देखें कितना तार लगा होता है, कितने तार जुड़े होते हैं। अब हम कहें उस स्टूडेंट उस तार में आप ओम का नियम लगाओ तो स्टूडेंट ऐसे जटिल सर्किट के लिए, जटिल परिपथ के लिए ओम्स लॉ हम लोग नहीं लगा पाते हैं। तो वहाँ काम आने वाला जो हथियार है स्टूडेंट वो है किरचॉफ का नियम। क्या स्टूडेंट? किरचॉफ का नियम। तो स्टूडेंट इसमें किरचॉफ के दो नियम हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला होता है प्रथम नियम, प्रथम नियम, और फिर बाद में प्रथम नियम कह लिया जाए या धारा नियम कह लिया जाए, धारा नियम, या स्टूडेंट इसी को एक और नाम दिया जाता है संधि नियम, संधि नियम। तो स्टूडेंट ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ना है। पहला नियम हम लोग देखेंगे बड़े बाकायदे से, क्या होता है संधि नियम। देखें स्टूडेंट की जो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी बिंदु पे जहाँ बहुत सारे तार आप जोड़ रहे हो, क्या होता है कि एक बल्ब से तार आया, एक बैटरी से तार आई, दोनों को जोड़ दिया, ऐंठ दिया, तो ये जोड़ जो कहलाता है स्टूडेंट उसी को संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? संधि बोलते हैं। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम या संधि नियम ये कहता है कि मान लो कि बेटा एक ये संधि है, एक संधि J है, एक बिंदु J है जिसमें बहुत सारी वैद्युत धाराएं क्या हो रही हैं? आ रही हैं, बहुत सारी वैद्युत धाराएं आ रही हैं। मान लीजिए I1 वैद्युत धारा आया, इधर से I2 वैद्युत धारा आया, चला गया कितना स्टूडेंट? I3 चला गया, I4 चला गया, I5 चला गया। तो ये किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि इस संधि पर, संधि J पर कुल धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा, समेशन I जो होगा वो शून्य होगा। क्या होगा स्टूडेंट? किरचॉफ का जो प्रथम नियम कहता है कि इस जंक्शन J पर किसी संधि पर, किसी संधि पर जो धारा का बीजगणितीय योग होता है वो सदैव शून्य होता है। इसके लिए करना क्या होता है स्टूडेंट? जितनी धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उनको धनात्मक लिखेंगे, और जो धाराएं संधि से दूर की ओर जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं, उनको ऋणात्मक लिखेंगे। फिर से सुने, जो धारा संधि की ओर आ रही है, जोड़ गांठ की ओर आ रही है, उस स्टूडेंट उसको धनात्मक लिखेंगे, और जो बाहर की ओर जा रही है उसको ऋणात्मक लिखेंगे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? I1 धन I2 धन माइनस I3 धन माइनस I4 धन माइनस I5, इन सब का मान कितना होना चाहिए स्टूडेंट? 0 होना चाहिए। मतलब आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 धन I4 धन I5। ठीक है स्टूडेंट? अब देखें आपको क्या लग रहा है, ये तो आने वाला करंट है, ये जाने वाला, मतलब कुल आने वाला धारा, आने वाली धारा
कुल जाने वाली धारा के बराबर है कि नहीं? कुल आने वाली धारा जो है कुल जाने वाली धारा के बराबर है स्टूडेंट। क्लियर है? किरचॉफ का प्रथम नियम समझ में आ गया। अब देखें इसमें क्या कर सकते हैं, बड़ा आसान सा। देखें बेटा, दोनों तरफ हम लोग समय का गुणा कर दें। समय का गुणा करेंगे स्टूडेंट तो ये I1 गुणे टी लिख सकते हैं, प्लस I2 गुणे टी लिख दें। इधर बराबर लिखेंगे I3 इंटू टी प्लस I3 इंटू 4 और प्लस I5 गुणे टी लिख दें। अरे लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट? अब होता क्या है, Q इक्वल टू I इंटू टी होता है स्टूडेंट। किसी चालक में, किसी प्रतिरोध में बहने वाला जो आवेश की मात्रा होती है बहने वाली धारा तथा लगे समय के गुणनफल के बराबर होती है स्टूडेंट। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखें Q1 लिख सकते हैं, यहाँ Q2 लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख देंगे Q3 लिख देंगे, प्लस Q4 लिख देंगे और क्या लिख देंगे स्टूडेंट Q5 लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? अरे आने वाले कुल आवेशों का मान जाने वाले कुल आवेशों के मान के बराबर है स्टूडेंट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आने वाले कुल आवेशों का मान जाने वाले कुल आवेशों का मान, यही तो आवेश संरक्षण का नियम है स्टूडेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रथम नियम है, किरचॉफ साहब का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? आवेश संरक्षण को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं? आवेश संरक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? चले नोट करें। एक देखें, एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं स्टूडेंट करवा दे रहा हूँ। यही एक एग्जाम्पल कि देखें एक प्रतिरोध है यहाँ है जिसमें 2 एम्पियर धारा आ रही है। एक प्रतिरोध है स्टूडेंट जिसमें कितना स्टूडेंट 1 एम्पियर धारा आ रही है। कितनी आ रही है? यहाँ से निकला, धारा आगे बढ़ा तो इसको और धारा मिल गई, इसको धारा मिल गई 3 एम्पियर और यहाँ से आ गया ये I एम्पियर। तो पूछ रहा है इस I का मान कितना होगा स्टूडेंट? सवाल है ना बढ़िया? क्या कह रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आया, यहाँ से 1 एम्पियर गया, यहाँ से कितना जाएगा? यहाँ देखें स्टूडेंट 2 1 3 एम्पियर यहाँ आएगा। तो कह रहा है कि ये 3 एम्पियर इधर से गया, 3 एम्पियर इधर से आया, तो इधर से कितना जाएगा स्टूडेंट? बताएं स्टूडेंट। हाँ 3 इधर से 3 इधर से, दोनों मिल गए बेटा, 6 निकल गया इधर से। तो कितना एम्पियर आएगा स्टूडेंट? 6 एम्पियर। क्लियर है? समझ में आ गया? चलें नोट करें, देखें और एग्जाम्पल देखें। समझ में आ गया? लिख लें इसको। चलें स्टूडेंट देखें, एक और छोटा सा प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग कि देखें यहाँ से स्टूडेंट एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखें आप। दूसरा एग्जाम्पल देखें कि यहाँ से आया स्टूडेंट 6 एम्पियर, यहाँ से गया 0.2 एम्पियर। कितना स्टूडेंट? 0.2 एम्पियर। यहाँ से गया I1, यहाँ निकला 1.2 एम्पियर। यहाँ से आया I2, यहाँ गया I2 स्टूडेंट, यहाँ मिला आपका 1 एम्पियर।
यहाँ आया I3, निकालें स्टूडेंट, क्या निकालना है? I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान आपको ज्ञात करने हैं। सवाल फिर से सुने, यहाँ से गया 6 एम्पियर, यहाँ से गया 2.2 एम्पियर, 6 एम्पियर 0.2 एम्पियर, फिर यहाँ गया 1.2 एम्पियर, यहाँ गया I2, यहाँ से आया 1 एम्पियर, यहाँ गया I3, I1, I2, I3 का मान निकालें। चलें, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। चलें, तो हम बताएं स्टूडेंट, देखें ये 6 एम्पियर यहाँ से गया 0.2 गया, तो ये दोनों मिलके कितना हो गए आपका स्टूडेंट? I1 कितना आ गया? 6.2 एम्पियर आ गया था। बिल्कुल सही बेटा, आपका आया, ठीक है। 6.2, इस 6.2 जब ऐसे गया स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है तो इतना निकल जा रहा है। कितना निकल जा रहा है ये? चले बोलें, 1.2 निकल गया। यहाँ नेट होना चाहिए 0, तो ये 1.2 निकल गया। बचेगा कितना? 5 एम्पियर। ये आपका हो गया 5 एम्पियर, ये आ गया 5 एम्पियर। फिर यहाँ से कितना मिल गया इसको? 1 एम्पियर और मिल गया बेटा। 5 और 1 6 एम्पियर। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट? 6 एम्पियर। देखें कहाँ टफ है, कहाँ टफ है। इसको बोलते हैं ब्रांच। आ गया कि नहीं? बड़ा आसान, सबसे आसान है किरचॉफ प्रथम नियम लगाना। ठीक है स्टूडेंट, चलें इसको प्रैक्टिस करें और हम आगे बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में। बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। चलें स्टूडेंट, देखें अब हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ा जाए। अच्छा देखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ने के पहले एक बार फिर से बता दें आपको कि किसी भी चालक में धारा क्यों प्रवाहित होती है। तो स्टूडेंट, धारा प्रवाहित होती है किसकी वजह से? वैद्युत विभव अंतर के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। जैसे देखें, मान लो कि एक रेजिस्टेंस है R, इसमें धारा I बह रहा है। कहाँ से? A सिरे से B सिरे की ओर। तो ये धारा क्यों बहेगा? क्योंकि इस पे विभवांतर जो VB है, इस पे विभवांतर A है, इन दोनों के अंतर की वजह से VB माइनस BA। तो ये जो विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB, ये IR हो जाएगा। यही तो, इसी की वजह से तो धारा बहता है। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा कितना आ जाएगा? IR। विभव क्षय कितना होगा? IR। तो देखें स्टूडेंट, जब भी किसी सर्किट में हम लोगों को धारा की दिशा में चलना होता है तो सबसे पहले बेटा दिए गए प्रतिरोध का मार्किंग करते हैं, उस पर चिन्ह लगाते हैं। ये ध्यान रखना हम लोगों को कि इधर धन लगा दें, इधर ऋण लगा दें। तो अब देखें, इधर वाला विभव ज़्यादा है और धारा जाती है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो देखें, जब ये निम्न विभव की ओर जाएगा तो इसका विभवांतर घटेगा कि नहीं? इसका विभव घटेगा स्टूडेंट। तो अपना जब भी विभव लाश करेगी तो हम लोगों को जो चिन्ह लेना होगा धारा की दिशा में। क्या बेटा? धारा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और हम लोग भी ऐसे चलेंगे तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? धारा की दिशा में जो भी चिन्ह लिखेंगे, धारा की दिशा में जो भी चिन्ह लिखेंगे ऋणात्मक लिखेंगे। अब देखें इसी चीज को, धारा चली ऐसे और हमने चला ऐसे, धारा के विपरीत चल रहे हैं ना, तो ये BB माइनस VA जो लिखेंगे धनात्मक लिखेंगे। क्यों धनात्मक लिखेंगे? क्योंकि ऋण विभव से उच्च विभव की ओर जा रहे हैं ना। धारा तो हमेशा धन से ऋण की ओर जाएगी, लेकिन हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो ये ऋण से धन की ओर चल रहे हैं तो धनात्मक हमने लिखा। ऐसे मान लो सेल है स्टूडेंट, तो ये सेल है, छोटे वाले डंडे को ऋणात्मक
और बड़े वाले डंडे को धनात्मक बोलते हैं। धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल। तो जब धारा इधर से इधर चलेगी तो जो विभवांतर लिखेंगे बेटा ये धनात्मक लिखेंगे, ईएमएफ इसका। ऋण से धन की ओर जा रहे हैं तो धनात्मक लिखेंगे, और यही धन से ऋण की ओर आएंगे स्टूडेंट धारा के विपरीत दिशा में तो ये ऋणात्मक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ लें इसको। चले बेटा, किरचॉफ का द्वितीय नियम हम लोग फिर पढ़ते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप पढ़ें। कोई समझने में दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है।